दोस्तों ये 1869 के दौर की बात है कि जब रूस के साइबेरिया के इलाके के एक छोटे से गांव में एक तांगे वाले के घर पर एक बच्चे की पैदाइश होती है, जिस बच्चे का नाम रखा जाता है रासपुतिन। ये बच्चा न जाने क्यों पैदाइशी तौर पर ही कुछ अजीबो गरीब खुफिया ताकतें लेकर पैदा हुआ था। मतलब मिसाल के तौर पर ये अपनी आंखों के जरिए से जब घोड़ों को देखा करता था तो उन तक अपने पैगाम को पहुंचा दिया करता था और उन्हीं आंखों के जरिए से उनकी बातों को भी जान लिया करता था। अभी ये बच्चा ही था कि एक दिन अचानक से इसके गांव में किसी का घोड़ा चोरी हो गया। अब क्योंकि ये बच्चा घोड़ों के बारे में बहुत कुछ जानता था तो इसीलिए जब इसको बुलाया गया तो इसने बड़ी आसानी के साथ असली चोर की पहचान बता दी। बस फिर क्या था, रासपुतिन तो पूरे ही गांव में मशहूर हो गया। लेकिन उस वक्त तक शायद किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि अपनी इन ताकतों से, अपने इन कारनामों से तमाम लोगों को हैरान कर देने वाला ये बच्चा बहुत जल्द ही आगे जाकर ऐसे ऐसे कारनामे करेगा, ऐसे ऐसे गुल खिलाएगा कि जिससे न सिर्फ रूस ही बल्कि पूरी की पूरी दुनिया ही थर्रा उठेगी। क्योंकि अब जैसे जैसे ये बड़ा होता गया वैसे वैसे एक बड़ा ही आवारा और अय्याश किस्म का इंसान बनता चला गया। हर वक्त ही शराब के नशे में धुत रहता और इस नशे की हालत में गांव और इलाके की कोई भी लड़की इसकी करतूतों से या कम से कम इसकी नज़रों से महफूज नहीं थी। इलाके के लोग आए दिन इसकी वजह से इसके माँ बाप की बेइज्जती करके चले जाते, जिसका हल इसके घर वालों ने कुछ इस तरह निकाला कि पास ही के एक दूसरे गाँव की एक बड़ी ही खूबसूरत फेड्रोना नाम की लड़की से इसकी शादी करवा दी। लेकिन ये इंसान तो भला शादी के बाद भी नहीं माना, क्योंकि अब तो ये अपनी बीवी की मौजूदगी में ही अपने घर पर बाजारी औरतों को ले आया करता था। कुछ वक्त के बाद ही इसके घर पर एक बेटी की भी पैदाइश हो गई। लेकिन ये बेटी की पैदाइश मतलब के बाप बनने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अब उसके बाप ने उसको जबरदस्ती अपने खुद के पेशे में मतलब के तांगा चलाने के काम में लगा लिया। इसी तांगा चलाने के काम की वजह से अब वो दूर दराज का सफ़र भी करने लगा। और ऐसे ही एक सफ़र के दौरान एक दिन एक अजनबी मुसाफिर ने उसकी जब अंदर छुपी हुई अजीबोगरीब ताकतों को देखा तो उसको एक दर्स का मतलब कि एक क्लास का पता बताया, जिसको वर्खुटोर की क्लास कहा जाता था। ये एक बड़ी ही अजीबोगरीब और शैतानी अकायद रखने वाले लोगों की क्लास थी, जहाँ पर हिप्नोटिज्म के अलावा बहुत सारे शैतानी उलूम सिखाए जाते थे। रासपुतिन ने यहाँ पर वक्त गुजार कर बहुत सारी अजीबोगरीब और ख़तरनाक शैतानी ताकतें हासिल कर लीं। अब वो चंद लम्हों में ही अपनी बातों और नज़रों के ज़रिए से किसी भी इंसान को अपना गुलाम बना सकता था। यहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद रासपुतिन ने अपने घर वापस जाने की बजाय बाकी अलग अलग गांव और अलग अलग शहरों में भटकना शुरू कर दिया। वो तमाम अजनबी लोगों से मिलता और उनको गुनाहों की तरफ बुलाता और उनको ये करने के लिए न सिर्फ उकसाता बल्कि ये भी कहता कि यही काम करने में तुम्हारी नजात है, मतलब कि यही काम करने में तुम्हें छुटकारा मिलेगा। अब लोग बढ़ चढ़कर इसकी बातें सुना करते थे और औरतें इसकी मुरीद हो जाया करती थीं और अपने असर में आ जाने वाली औरतों के साथ अब ये सरेआम जिना किया करता था। उस दौर में जब चर्च को रासपुतिन की इन शैतानी चीज़ों के बारे में पता चला तो ईसाई पादरियों ने इसके खिलाफ बहुत सारे मजहबी एक्शन लिए, ऑर्डर जारी किए और साथ ही कानूनी तौर पर एक पुलिस ऑफिसर को इसको गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया। लेकिन रासपुतिन ने गिरफ्तार करने आए हुए उस पुलिस ऑफिसर पर भी न जाने ऐसा क्या जादू किया, ऐसा क्या किया कि वो भी इसका गुलाम बनकर रह गया। अब रासपुतिन की शोहरत भी गाँव और छोटे छोटे शहरों से बाहर निकलकर रूस के बड़े बड़े शहरों और इवन जो उस दौर में रशियन एम्पायर की भारी भरकम फैमिलीज थीं, असरदार ग्रुप्स थे, वहां तक पहुंच चुकी थी। ये रशियन एम्पायर का दौर था और गद्दी पर बैठे हुए थे रशियन एम्पायर के आखिरी किंग मतलब के जार निकोलस। जार की इंतहाई खूबसूरत बीवी मतलब के जारीना अलेक्जेंड्रा रिश्ते में क्वीन विक्टोरिया की नवासी हुआ करती थी। जार की कई लड़कियों के साथ सिर्फ एक ही लड़का था जिसका नाम था एलेक्स और जो बहुत ही मन्नतों और मुरादों के बाद पैदा हुआ था। लेकिन इस बच्चे को भी एक बीमारी थी जिसकी वजह से इसकी माँ मतलब कि जारीना काफी परेशान रहा करती थी। जब रासपुतिन की शोहरत उड़ते उड़ते जारीना तक पहुंची तो उसने अपने बेटे की मोहब्बत की खातिर खुफिया तौर पर रासपुतिन को अपने महल में बुलवाया। रासपुतिन ने भी बहुत जल्द ही अपने जादू टोनों की मदद से एलेक्स की उस बीमारी को ठीक कर दिया कि जिसको बड़े बड़े डॉक्टर्स और हकीम ठीक नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से रासपुतिन से अब जारीना भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई बल्कि उसकी मुरीद बन बैठी। दूसरी तरफ जार को भी जब इन तमाम चीजों के बारे में पता चला तो वो भी जारीना की तरह रासपुतिन का गुलाम बन बैठा।
अब तो रासपुतिन जब भी चाहता महल में आता और जब चाहता बाहर चला जाता। रासपुतिन को लेकर राजा और रानी की इस दीवानगी को देखकर महल के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए जो बाकी तमाम लोग थे वो भी रासपुतिन के पास आते और अपने तमाम मसाइल, अपनी तमाम परेशानियों को रखा करते थे। धीरे धीरे अब हुकूमत के पूरे सिस्टम में ही न सिर्फ रासपुतिन मशहूर हो चुका था बल्कि अपना असर भी कायम कर चुका था। लेकिन साथ ही अब इसके गलत कामों और हवस के किस्से भी मशहूर होने लगे थे। होते भी क्यों ना, क्योंकि अपने असर में आने वाली तमाम औरतों को ही जिना की तरफ इनकरेज किया करता था और खुद भी उसमें इन्वॉल्व हुआ करता था। खुद इतना गंदा रहा करता था कि लंबे वक्त से न नहाने की वजह से इसके पास से बदबू आया करती थी, न नहाने की वजह से ही इसके सर के और दाढ़ी के बाल हमेशा चिकनाहट और मैल से अटे रहा करते थे। दांत गंदे थे, नाखूनों में हमेशा मैल भरा रहता। मगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी ये अमीर और खूबसूरत औरतों को इस तरह से अपने वश में करता कि वो न सिर्फ इसके साथ गंदा काम करती बल्कि इस चीज़ को वो अपने लिए फख्र की बात समझती थी। जब महल के अंदर और महल के बाहर भी असर और रसूख रखने वाले लोगों में भी रासपुतिन की ये हरकतें हद से ज़्यादा बढ़ने लगीं तो कुछ लोगों ने इन तमाम चीज़ों की खबर जारीना मतलब कि रानी तक पहुँचाई। लेकिन रानी भी क्या करती, वो तो खुद भी रासपुतिन के कमरे में लंबा लंबा वक्त गुजारा करती थी और रासपुतिन की सलाहियतों की दिल से कायल थी। इसीलिए जारीना ने बगैर कुछ ज़्यादा सोचे समझे रासपुतिन से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट ही फाड़ डाली। अब रासपुतिन ज़ार निकोलस और उसकी जारीना दोनों के ही दिमाग को कंट्रोल कर चुका था, जिसकी वजह से उस दौर में दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक मतलब कि रशियन एम्पायर इनडायरेक्टली इस इंसान के कंट्रोल में था। किंग इसकी हर बात पर, हर फैसले पर सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते और महल के अंदर अगर कोई भी इंसान इसके खिलाफ खड़े होने की कोशिश करता या इससे मुकाबला करने की कोशिश करता तो उसको या तो साइड कर दिया जाता या फिर चुपके से खत्म ही कर दिया जाता था। इस बदकार इंसान ने सल्तनत की बेशुमार औरतों, इवन शहजादियों और मुलाजमाओं को भी अपनी हवस का शिकार बनाया। अब जो औरतें भी इसके असर में आकर इसका शिकार बनती तो उनके जो शौहर होते या फैमिली के जो दूसरे मर्द हुआ करते थे वो जाहिर है गुस्से से लाल होते, लेकिन इसके असर और रसूख और इसकी ताकत को भी समझते थे और जानते थे कि इससे टकराने का नतीजा क्या होगा। तो इसीलिए अब धीरे धीरे ऐसे मर्दों ने इसकी शिकायत वगैरह करने की बजाय इसको खत्म करने की प्लानिंग ही शुरू कर दी। रासपुतिन के ऊपर अब आए दिन जानलेवा हमले होने लगे। उस दौर में रशियन एम्पायर का एक असरदार और ताकतवर इंसान कि जिसका नाम प्रिंस फेलिक्स यूसुपोव हुआ करता था और जो रासपुतिन की इन तमाम चीजों पर लंबे वक्त से नजर रखा हुआ था और जो अपनी रिश्तेदार औरतों को जब इसके साथ इन तमाम चीजों में इन्वॉल्व देखा करता था तो गुस्से से लाल पीला हो जाया करता था मगर कुछ भी नहीं कर पाता था। उसी ने एक दिन आखिरकार रासपुतिन को खत्म करने का मंसूबा बनाया। वो पहले तो रासपुतिन से एक अकीदतमंद मतलब कि एक ऐसे इंसान के तौर पर ही मिला कि जो उसका दीवाना हो और उसको अपनी बीवी की खूबसूरती और साथ ही उसके बे औलाद होने की कहानी सुनाई और इसी बे औलादी की परेशानी को वजह बताते हुए ही साथ ही में उसने रासपुतिन को अपने घर पर आने की दावत भी दे डाली। साथियों, औरतें रासपुतिन की सबसे बड़ी कमजोरी थीं और ये बात प्रिंस फेलिक्स बहुत अच्छी तरह से जानता था। इसीलिए उसने अपने चंद दोस्तों के साथ मिलकर सारी तैयारी पहले ही कर रखी थी। तयशुदा वक्त पर जब रासपुतिन प्रिंस फेलिक्स के घर पर पहुंचा तो उसको पहले तो बहुत सारी जहरीली शराब पिलाई गई मगर उसके बावजूद भी उसको कुछ खास असर नहीं हुआ। ये देखकर उस प्रिंस फेलिक्स और उसके दोस्तों के तो होश ही उड़ गए। इसीलिए उन्होंने अब झटपट इसके ऊपर कई गोलियां भी फायर की और साथ ही एक खतरनाक चाकू को इसके सीने में पूरी तरीके से घोंप दिया गया। और इसके बाद भी जब इन लोगों को इत्मीनान नहीं हुआ तो इन्होंने रासपुतिन को उठाकर पानी में भी डुबो दिया। जिस वक्त ये सब कुछ हुआ उस वक्त ज़ार निकोलस एक जंग में फंसा हुआ था मगर उसके बावजूद भी रासपुतिन की मौत की खबर सुनकर वो फौरन राजधानी वापस लौटा। 30 दिसंबर 1916 मतलब कि 47 साल की उम्र में मरने वाले रासपुतिन को पूरा शाही प्रोटोकॉल दिया गया और इसकी लाश को पूरी शानो शौकत के साथ दफनाया गया। मगर अभी इसको मरे हुए चंद महीने भी नहीं गुजरे थे कि रशियन एम्पायर में एक इनकलाब आ गया जिसकी वजह से ज़ार निकोलस और उसकी वाइफ से ये पूरा तख्तोता छीन लिया गया। रशियन एम्पायर को ही खत्म कर दिया गया और उसकी जगह पर जन्म हुआ यूएसएसआर मतलब कि सोवियत संघ का। जब ये इनकलाब आया तो गुस्से से लाल कुछ इनकलाबी रासपुतिन की कब्र पर भी पहुंचे जहां पर इन्होंने कब्र खोदकर पहले उसका ताबूत निकाला। गुस्से में जो कुछ कर सकते थे उस ताबूत के साथ किया और बाद में इस ताबूत को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल दोस्तों, इसी के साथ आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।